अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटों में वो तमाम न्यूज़ अपडेट्स जो मैंने लर्न की हैं, जो मैंने स्टडी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया कि ये हफ़्ता बड़ा हाईली वोलेटाइल है। 2-4 चीज़ें हैं जिसको हमने चेक करना है इस हफ़्ते ट्रेडिंग करने के लिए, या इस हफ़्ते अगर कोई बाइंग सेलिंग करनी है तो उनको ज़हन में रखना है। एक तो एफओएमसी की मीटिंग है, दूसरा अमेरिका की जीडीपी रिपोर्ट्स भी आनी है। क्योंकि अमेरिका में रिसेशन अगर ऑफिशियली बाकायदा पब्लिकली अनाउंस हो भी जाता है तो उसका गो के प्रैक्टिकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन में है, लेकिन उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट को फिगर करने का ये होता है कि जब कभी भी अमेरिका के कंजेक्टिव टू जो क्वार्टर्स हैं, यानी 6 माह की जीडीपी ग्रोथ वो नेगेटिव जाए, तो उस खास सिचुएशन को आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो रिसेशन में है। तो टेक्निकली तो ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी ये जो जीडीपी रिपोर्ट आएगी सेकंड क्वार्टर की, उस क्वार्टर में अगर तो अगेन जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाती है, तो फिर ऑफिशियली इसको अमेरिका को जो है वो मानना पड़ेगा कि वो रिसेशन के फेज में चला गया। इस हवाले से बाइडन जो है, जो बाइडन जो अमेरिकी सदर हैं, उनकी मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अमेरिका जो है वो रिसेशन में है। बहरहाल डाटा जो है वो जब आएगा, और ये मैं जितने डाटे हैं, ये जितने स्टेटिस्टिक्स हैं, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी ये गुजरे हुए वक्त की इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, ये नहीं कि आने वाले वक्त में उसका कोई इम्पैक्ट होगा। यानी अगर ये जो सेकंड क्वार्टर का डाटा भी आएगा, जीडीपी रिपोर्ट आएगी, जरूरी नहीं कि वो करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी, बल्कि जो पिछले क्वार्टर में हो रहा होगा उसकी रिपोर्ट आनी है, तो उसका जितनी इक्विटी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। एफओएमसी की मीटिंग कल मेरे से किसी ने पूछा कि सर ये किस टाइमिंग पे होगी, तो मैंने टेलीग्राम पे पूछा, तो मैंने सोचा मैं कल जब वीडियो बनाऊंगा तो उस वक्त अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो है नहीं। जो पाकिस्तानी टाइम है, तकरीबन कल बुध है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरा ख्याल है कुछ 11:30 बजे स्टार्ट होगी, और रात 12 बजे तक मेरा ख्याल है उसकी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी। कल यानी बुध वाले दिन 11:30 बजे के करीब ये इसका प्राइस इम्पैक्ट जो है वो शुरू होगा, जो एफओएमसी की मीटिंग है उसको देख करके। अच्छा, दूसरा मार्केट की तरफ अगर आप नजर डालें तो आपको महसूस होगा कि जितने वीकली गेन थे पिछले हफ्ते, या उससे उससे पिछले हफ्ते क्रिप्टो मार्केट ने गेन जितना किया, वो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट लूज कर रही है। बीटीसी जो है पिछली जो वीकली गेन था उसमें से ऑलमोस्ट 3% लूज कर चुकी है। अभी एफओएमसी की का इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं हुआ। इथीरियम के बारे में जो मैंने आपको कल बताया था कि इथीरियम के मर्ज वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ग्लोबल जो है वो आपस में बाहम दस्तों गिरेबान है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इथीरियम का मर्ज जो है वो अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता लूज करता महसूस हो रहा है, क्योंकि इथीरियम की जो वीकली लॉस है वो तकरीबन 6% हो गया है। इस सारी सिचुएशन में एक चीज बड़ी पॉजिटिव है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो टेथर है उसकी मोनोपोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है। आप ये देख रहे हैं यूएसडीसी और टेथर के का जो मार्केट कैप है उसमें सिर्फ $10 बिलियन का डिफरेंस रह गया, और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर यूएसडीसी इसको रिप्लेस कर देगा यूएसडीटी को, तो फिर आपको बाइनांस पे या जिस जिस क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आप रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको आपकी क्रिप्टो करेंसीज के पेयर यूएसडीटी की बजाय आपको यूएसडीसी में नजर आएंगे। अभी तो ये यूएसडीसी को इंस्टीट्यूशनल स्टेबल कोइन फेवरेट समझा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशन जो बड़ी बड़ी बाइंग है इसमें होती हैं, लेकिन बहरहाल जैसे ही मार्केट इसको रिप्लेस करेगी तो ये पॉजिटिव के लिए मैं मार्केट के लिए मैं समझता हूँ ये एक बुलिश न्यूज है, और एक इसका अच्छा इंपैक्ट होगा। इसी तरह बीएनबी ने भी वीकली जो है वो लॉस किया है 4-5% ऑलमोस्ट, एक्सआरपी भी। तो ऑलमोस्ट आपको सोलाना तो इस हफ्ते जो है वो 17% इसने लूज किया है, पोलका डॉट 12%। तो ये सारी एक लिस्ट है ऑलमोस्ट जितनी आपको फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी तरफ नजर डालें तो ऑलमोस्ट सब आपको लॉस करती हुई नजर आएंगी। कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं जो आपको गेन करते हुए नजर आए। अच्छा, आप बीटीसी की प्राइस का जायजा उसके चार्ट पे लें तो ये बीटीसी का डेली का चार्ट है। तो मैं कैंडल्स की तरफ देख रहा था, यूं फील हो रहा था कि जैसे बीटीसी अपना हायर लोज बना रहा है। ये देखें, यहां से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर पीछे से भी ऊपर गया,
फिर नीचे, अभी फिर इस बार भी ऊपर गया और यहां से अब नीचे। अगर तो ये इसी पैटर्न से चलता रहे तो इसको यहां से मेरा ख्याल है 20,000 की प्राइस से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स और मैक्रो डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका का, अगर तो ये इस पैटर्न को बाईपास करती है तो जो बीटीसी की प्राइस है वो दोबारा आपको नीचे ड्रॉप होती हुई 17,000 तक भी ड्रॉप होती हुई नजर आ सकती है। मुमकिन है इससे नीचे भी ड्रॉप हो। अगर ऐसा होगा तो सारी मार्केट के लिए ये बहुत बुरी न्यूज होगी। अच्छा, आज ट्यूसडे है और आपको पता है ट्यूसडे को ग्लास नोट की पिछली जो वीकली ऑन चेन एनालिसिस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका मैंने सारा एनालिसिस पढ़ा तो मुझे लगा जो बार बार वो पिछले कई हफ्तों से बीटीसी के बॉटम के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की ऑन चेन एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करते थे, इस बार भी उन्होंने ऐसे किया। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो तो सब कह रहे हैं कि बीटीसी ने अपने इस वक्त बॉटम पे है, यानी तारीख में सस्ता तरीन बीटीसी आपको नजर आएगा। ये हालिया तारीख की बात कर रहा हूं, 2021 के पंप के बाद से लेके अभी तक, तो ये 2 सालों की तारीख में सबसे सस्ता आपको बीटीसी इस वक्त अवेलेबल है। अगर आपने रिस्क लेना है तो आपको बेनिफिट। एक चीज मैं चार्ट की तरफ देख रहा था, ये इनका जो प्राइस के हिसाब से इनका एक चार्ट है कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, अनस्पेंड रियलाइज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बीटीसी के ऐसे वॉलेट्स जो पिछले 24 घंटे से लेके 10 साल पुराने बीटीसी जिनमें पड़े हुए हैं, उनका एक इन्होंने चार्ट शेयर किया है। एक चीज मैं देख रहा था कि एक्सचेंजेस, जितनी एक्सचेंजेस के पास बीटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट प्राइस के मुताबिक वो एक्सचेंजेस भी इस वक्त लॉस में हैं। यानी एक्सचेंजेस की जो मैक्सिमम बाइंग है, मतलब लोएस्ट बाइंग जो है वो $20,000 से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि जितना $20,000 से प्राइस बीटीसी की नीचे जाती जाएगी तो हमें जो ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से भी अक्सर मार्केट मैनिपुलेशन नजर आती है, उसकी मैनिपुलेशन के चांसेस भी हमें कम नजर आएंगे। और ये जो सेल ऑफ की ऑप्शंस है एक्सचेंजेस की तरफ से वो भी हमें कम नजर आएगी। तो एक्सचेंजेस भी इस वक्त लॉस में है। तो मतलब इस वक्त बीटीसी की बहुत ज्यादा डंप होने की मुझे सिचुएशन नजर नहीं आती। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसे होता है या क्या, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी असेसमेंट है, अपना एक एनालिसिस है। जरूरी नहीं मार्केट जो है वो मेरा क्या, मार्केट के किसी भी बंदे, इवन जो प्लान बी जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं और उसके जो मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल, उसको बेस बना के जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एनालिस्ट हैं उसकी बेस पे आगे प्रेडिक्शन करते थे, उसके सारे एनालिस्ट भी जो है वो वक्त ने गलत साबित की है। तो कोई भी मॉडल, कोई भी एनालिसिस जो है वो गलत हो सकता है, आपने मुकम्मल तैयारी कर लिया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि चूंकि मार्केट में कोई सेल ऑप्शंस और कोई बची नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो माइनर्स हैं वो सेल करेंगे, या वो एम्प्टी गॉक्स, वो तो खैर अगले माह से स्टार्ट होना है, अगले माह के मिनट से या उसके बाद में। तो जब वो मंजर आम पे आएंगे उस वक्त देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन मेरा मानना यह है, उस हवाले से, एम्प्टी गॉक्स के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि उनको पता है कि इस वक्त बीटीसी अपनी लोएस्ट प्राइस पे है, तो वो क्यों लोएस्ट प्राइस पे वो सेल करेंगे? वो तो वेट करेंगे कि दोबारा क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाए तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल करें। तो उसके सेल प्रेशर के भी मुझे ऐसे लग रहा है कि चांसेस कम है, होगा कोई थोड़ा सा लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं। तो मैं बीटीसी की प्राइस को मेरी असेसमेंट के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकती है, $17,000 से नीचे जाता नहीं देख रहा। अच्छा जी, कल मैंने आपको मिन स्वैप के हवाले से बताया, मैंने अपने जो एडा टोकन किए थे, अभी उस हवाले से वो जो लॉन्च बाउल चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, लॉन्च बाउल, ये देखें यहाँ पे। तो मुझे उसके बदले जितने एलपी टोकन यानी लिक्विडिटी जो पूल में जो मुझे टोकन्स थे वो मिले हैं, वो मैं आपको अपना वॉलेट, अब मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आपने भी मेरे साथ मिलकर यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, इस लॉन्च बाउल में पार्टिसिपेट किया था, तो आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं। अभी उसकी फार्मिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ये देखें एलपी पोजीशन पे आए, ये मेरी एलपी पोजीशन है, जिसके बदले जो मैंने 550 एडा टोकन वहां पे स्टेक किए थे, उसके बदले मुझे 3,605 MCOC, वो जो प्ले टू वन गेम है, उसके टोकन मिले हैं, और 263 मेरे एडा टोकन है। अभी इसकी फार्मिंग स्टार्ट नहीं हुई है। देखें मेरे पास फार्मिंग के लिए मैंने एडा और मिन्स जो है वो ऐड किया है, और जो लिक्विडिटी पूल के मुझे टोकन मिले हैं ये उस वक्त मैं ऐड करूंगा जब बाकायदा इसकी फार्मिंग स्टार्ट होगी। और फार्मिंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरा ख्याल है शाम 4 बजे के बाद आपको यहाँ पे आप ऊपर आएंगे मिन स्वैप के फॉर्म पे,
यहाँ से आपकी लिक्विडिटी तो ऑलरेडी आपके पास आ गई है, यहाँ पे आके आपने उन टोकन्स को यहाँ पे स्टेक पे लगाना है। जैसे ही आप स्टेकिंग करेंगे तो फिर आप फार्मिंग करना शुरू कर देंगे मिनस्वैप टोकन की। ठीक है, आगे आते हैं न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है जी, बाइनांस के जो सीईओ हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को डेफामेशन नोटिस भेजा है। उन्होंने आर्टिकल एक प्रिंट किया था इस माह के स्टार्ट में। उन्होंने कहा जी, जो उन्होंने कवर आर्टिकल लिखा उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसलीडिंग था कि शेंगपेंग जाओ पोंजी स्कीम, कि ये जो सीजी है इसकी एक पोंजी स्कीम है, ये उसका टाइटल था उस आर्टिकल का। उसके अगेंस्ट जनाब इन्होंने लीगल एक्शन लिया है। और ये चाहते क्या है, सीजी कहता है जी, लास्ट सूट में ये कहा गया कि मॉडर्न मीडिया जो है उसको ये जो डेफामेटरी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, हेडलाइन दी है, उसको ना सिर्फ रिमूव करे बल्कि वो पब्लिकली माफी भी मांगे कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है किस बुनियाद पे दी है। यहाँ तो लीगली वहां अदालत में जाके साबित करें कि वाकई सीजी जो है वो कोई पोंजी स्कीम रन करता है। तो वहां अदालत में अगर पेश करेंगे तो फिर उनको पब्लिकली माजरत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ तो खैर, हमारे पाकिस्तान में तो ये कल्चर ही नहीं है, आप किसी के भी पगड़ी उछाल सकते हैं, नो बडी कैन स्टॉप यू। अच्छा जी, अगली न्यूज है अमेरिका की सिक्योरिटी। ये दो बड़ी न्यूज हैं। अच्छा, ये जो अभी मार्केट में थोड़ा सा आपको क्रैश नजर आ रहा है पिछले 24 घंटों में अभी तक, इसका एफओएमसी की जो मीटिंग और जीडीपी रिपोर्ट और अमेरिका रिसेशन का भी एक फैक्टर है, लेकिन ये दो न्यूज का भी इम्पैक्ट है। एक तो ये है, दूसरी मैं और भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने कॉइन बेस के अगेंस्ट बाकायदा अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मैंने कल के शायद परसों के बुलेटिन में आपको बताया था कि कॉइन बेस के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि कॉइन बेस किसी भी टोकन जो कि जिसको एसईसी सिक्योरिटी समझता है उसको वो लिस्ट नहीं करा। बहरहाल आपको पता है कि एसईसी ने कॉइन बेस के जो साबका 3 एग्जेक्टिव्स थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। और साथ इन्होंने कहा कि 9 ऐसे टोकन्स हैं जो के सिक्योरिटीज हैं लेकिन कॉइन बेस जो है उनको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शंस लेने की तरफ जा रही है एसईसी, जिसका मार्केट के ऊपर ऑब्वियसली बुरा इंपैक्ट तो होना था। अच्छा जी, टेस्ला ने जो सेल आउट कर दिया, अभी मार्केट में ये इंफॉर्मेशन आई है कि 30 जून तक, यानी इस माह के स्टार्ट तक का जो टेस्ला ने अपनी एसईसी में रिपोर्ट सबमिट करवाई है उसके मुताबिक टेस्ला के पास अभी भी 222 मिलियन के बीटीसी अभी भी मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है टेस्ला इंतजार कर रहा है कि मार्केट बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे क्रैश करे। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि 14,000 10,000 पे जाए तो फिर दोबारा वो बीटीसी बाय करें। अच्छा जी, ये एक न्यूज थी लीडो फाइनेंस के हवाले से। ये कोबी एक जर्नलिस्ट हैं, इनके हवाले से अक्सर मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। और मुझे भी रिसेंटली पता चला कि ये लीडो फाइनेंस के बाकायदा को फाउंडर भी हैं कोबी। इन्होंने ट्वीट की तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया इसको। इनके जो लीडो फाइनेंस है इसके हवाले से एक प्रपोजल, चूंकि लीडो फाइनेंस का अपना एक डाउ टोकन है एलडीओ, उसको चार्ट में मैं देख रहा था। इस न्यूज का कोई बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मार्केट जैसे सारी क्रैश कर रही है तो लीडो फाइनेंस के अपने डाउ टोकन की भी क्रैश कर रही है। न्यूज क्या थी कि इन्होंने एक प्रपोजल पेश की। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो 20 मिलियन एलडीओ टोकन है, गवर्नेंस टोकन, या अपनी कम्युनिटी को कहा कि वो वोट डालें, क्या हम उनमें से 10 मिलियन टोकन सेल कर दें। किसको इन्होंने सेल करने थे? ड्रैगन फ्लाई फाइनेंस को, सॉरी ड्रैगन फ्लाई कैपिटल यानी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियां, उनको सेल करने हैं। क्यों करने हैं? टू सेल 20 मिलियन टोकन्स टू इन्वेस्टमेंट टू कवर ऑपरेटिंग कास्ट, यानी लीडो फाइनेंस को ऑपरेट करने की जो ऑपरेशनल कास्ट है, स्टाफ को पेमेंट्स करना या और जितनी मैनेजमेंट की कास्ट है सारी, वो पे करने के लिए उसमें से हाफ इन्होंने 20 मिलियन टोटल इन्होंने सेल करने का इरादा किया है, जिसमें 10 मिलियन की इन्होंने कम्युनिटी प्रपोजल पेश की कि भाई आप अप्रूव करें, क्या हम ड्रैगन फ्लाई जो कैपिटल है उसको हम 10 मिलियन सेल कर दें। तो हुआ क्या कि जो प्रपोजल थी कम्युनिटी ने वो रिजेक्ट कर दी। इवन जो उनका को फाउंडर है कुबी, उसने भी तनकीद की। उसने कहा कि भाई आप वेंचर कैपिटलिस्ट को ये डाओ की वोटिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एलिजिडली मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये इस वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी ने अगेंस्ट वोट दिया प्रपोजल के कि हम सेल नहीं करना चाहते टोकन। दो ऐसे वॉलेट्स थे जिनके पास अच्छा खासा टोकन पड़ा हुआ था एलडीओ,
उन टोकन ने जनाब प्रपोजल के हक में फैसला दिया। तो इस वजह से तनकीद की जा रही है। शायद कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो ऐसे जिन्होंने प्रपोजल के लिए की अप्रूवल के लिए वो वोट कास्ट किया था, वो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई कैपिटल की अपनी इन्वेस्टमेंट है, यानी वो बजाते खुद उस गवर्नेंस में एक एज अ मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके चूंकि अपने स्टेक हैं तो इस वजह से उन्होंने वोटिंग करने की चालाकी करने की कोशिश की है, जिसको इन सारी कम्युनिटी ने मिलकर रिजेक्ट किया। तो ये एक तरह की मेरा ख्याल है अच्छी न्यूज़ है लीडो फाइनेंस के टोकन के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने एलडीओ टोकन में इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा जी, एक और बड़ी न्यूज़, खैर ये पहले भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, शायद चंद माह पहले की बात है। ये एक जेम्स होवल नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर था। आज से कोई 10 साल पहले इन्होंने बिटकॉइन माइन किए, जो कि तकरीबन 8,000 के करीब बनते हैं। अब वो 8,000, वो जो सिस्टम है, इनको क्या मालूम था कि बीटीसी की कभी प्राइस जो है वो 20,000 या 17,000 पर बीटीसी की वैल्यू जा सकती है। अब वो कचरा, जिस कचरे में वो उनका सारा ट्रैश वगैरह चला गया था, उसको फाइंड करने के लिए इन्होंने रोबोट डॉग्स, यानी ऐसे रोबोट्स जो कि डॉग्स की तरह के होते हैं, उनको हायर किया है। उसके ऊपर अच्छी खासी इनकी कास्ट आनी है, इस उम्मीद के साथ कि अगर वो मेरी हार्ड ड्राइव ढूंढ लेते हैं तो उस हार्ड ड्राइव से, जो कि हार्ड ड्राइव एक तरह की डेड होगी, लेकिन मार्केट में आपको ऐसे बहुत से डाटा रिकवरी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं जो कि डेड हार्ड ड्राइव से भी आपका डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। वो फीस अच्छी खासी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है इस लकी बंदे को 80,000 मिल जाता है तो ये तो मिलियनर हो जाए। ये वो डॉग रोबोट्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये वो डॉग रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने उस कचरे से इसकी हार्ड ड्राइव निकालनी है। अच्छा जी, अगली ये न्यूज़ है, मैक्सिकन ये एक रेस्टोरेंट है, इन्होंने क्रिप्टो में गिव अवे करने का एक अनोखा मेथड निकाला है। इन्होंने एक गेम लॉन्च किया बाय द डिप के नाम से। तो ये जितने अपने कस्टमर्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप जनाब हमारे इस वेबसाइट पे आके, ये इनकी वेबसाइट थी, यहाँ पे आके पता नहीं हर 10 मिनट बाद या इस तरह इन्होंने नीचे टाइम दिया होता है, प्ले अगेन स्टार्टिंग एट 2 AM, ये साथ इन्होंने टाइम दिया हुआ है। इस टाइम के मुताबिक इनकी वेबसाइट पे आके कुछ एक्टिविटी करें और उधर से आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। जो फैंस हैं उनमें जो 5 फैंस हैं वो $2,000 रिसीव करेंगे, और 5 पर पर डे, हर रोज जो 5 फैंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 1 अगस्त से पहले पहले, उनमें से 5 फैंस को सिलेक्ट करके 2,000 पर पर्सन को, यानी टोटल $10,000 रोजाना ये उनमें गिव अवे करेंगे। फिर उसके बाद 5 फैंस विल रिसीव 1,000 इन इथीरियम, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये बीटीसी में भी, इथीरियम में भी काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। बल्कि इनकी वेबसाइट पे देखें, ये देखें, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एवलांच, डोजकॉइन, इन सब क्रिप्टो करेंसीज के जरिए ये अपने कस्टमर से पेमेंट्स वगैरह लेते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। अगली न्यूज है, फिलिपाइनी बैंक के जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है, नॉर्मली होता ही है कि सेंट्रल बैंक के जो हेड है वो क्रिप्टो मार्केट को, बिटकॉइन को नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन ये फिलिपाइन के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, उनकी स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी मेरी राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी जो है उसका रियली वेरी लिटिल यूज, उसका एक्चुअल पेमेंट्स में, यानी जो क्रिप्टो करेंसीज का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट्स, उसका यूज जो है ना होने के बराबर है टेक्निकली देखा जाए। क्यों? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं वो बड़ी वोलाटाइल है उनकी नज़र में, क्योंकि कुछ क्रिप्टो करेंसीज तो ऐसी हैं जो कि वीज़ा और मास्टर कार्ड को मैच करती हैं, जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की पेमेंट्स इंस्टेंट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट होती हैं। इस तरह की क्रिप्टो मार्केट में ऐसी करेंसीज हैं, और शायद आने वाले वक्तों में मजीद स्पीडी आपको नियर टू इंस्टेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाली भी क्रिप्टो करेंसीज आ जाए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने में रुकावट है, वो है इसकी वोलाटिलिटी। तो उस गवर्नर के मुताबिक भी जो है इसकी वोलाटिलिटी की वजह से वो समझते हैं कि मैं नहीं समझ कि इसको एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एम्फेसाइज कैन नॉट बी वोलाटाइल। अच्छा, उसके बाद लेकिन ताहम क्रिप्टो इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के अल्टरनेटिव है, खसूसन उन गवर्नमेंट्स जो कि टर्मोइल में है। बल्कि मैं आगे एक यूक्रेन के हवाले से एक न्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इनके गवर्नर के मुताबिक ऐसी गवर्नमेंट्स जो इकोनॉमिक टर्माइल में है, उनको परेशानी है,
उनके शहरियों को बहुत फैसिलिटी है कि वो अपनी सेविंग्स को, अपनी जमा पूंजी को वो महफूज कर लें, इन एसेट्स में सेव कर लें। अच्छा, सो मच फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिप्रेशन में। और साथ इन्होंने मतलब कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। सो माई एडवाइस इज, उसके गवर्नर की एडवाइस ये है, अगर आपने ये क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है तो आपने उस पैसे, उस सरमाए से बाय करनी है कि जिसके गुम हो जाने से आपको कोई परेशानी ना हो। वही जो आम एक रिटेरिक है, एक आम जो नैरेटिव है क्रिप्टो मार्केट का, वही। अच्छा जी, यूक्रेन के हवाले से मैं आपको बता रहा था, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फियाट के हवाले से पॉलिसीज की हैं, और उस पॉलिसीज की वजह से ये एक तरह का ट्रेंड बन रहा है कि शायद यूक्रेनियन मजीद क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने कहा है जी कि आपकी जो विड्रॉवल लिमिट है पर डे, पर वीक और पर मंथ, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के एक मिलिट्री क्लैश आपस में चल रहा है, उस वजह से इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यूक्रेन उसके सर्वाइवल मूड में जो कुछ बन पा रहा है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन हैज इम्प्लीमेंटेड न्यू रेगुलेशंस। क्या है कि जो उससे क्रिप्टो इकोनॉमी जो है वो ग्रो होगी, क्योंकि यूक्रेनियन जितनी ज्यादा आप फियाट करेंसीज की रेगुलेशन को टाइट करते हैं, लोग अपना फियाट से पैसा निकाल के वो दीगर एसेट्स में महफूज करते हैं। तो जो कंट्रीज की फंडामेंटल फाइनेंशियल कंडीशन है, जो कि इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रशिया की वजह से डाउन है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, और जिस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस टाइट रेगुलेशन से जो यूक्रेनियन है वो अपनी सरमायाकारी क्रिप्टो मार्केट की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से विजडम या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फूड फॉर थॉट है वो शेयर करता हूँ। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, अक्सर आप कहते हुए सुनेंगे उन खसूसन उन अफराद को जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मतलब उसकी मैं मिसाल देता हूं, जो सिगरेट पीने वाला बंदा है, आप उसको मशवरा दें यार आप सिगरेट क्यों पीते हैं, आपको पता भी है कि ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह है। या अगर कोई किसी को फूड एडिक्शन है, यानी एक बंदा जिसको डॉक्टर कहता है कि भाई आपने ये खाना नहीं खाना, बेशक बुजुर्ग है, बेशक बच्चा है, बेशक जवान है, बेशक मर्द है, औरत है, हर एज के अंदर इंसान को एडिक्शन हो जाती है। इंसान का जो माइंड है उस वो रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बहस लंबी हो जाएगी। तो अक्सर जब इस तरह के अफराद जो जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हूं, नहीं नहीं, मुझे भी मेरी लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बहुत से मेरी अपनी जात से रेलिवेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि मुझे नजर आ रहा होता है कि मैंने नहीं करना, लेकिन मजबूरन आदतन मुझे करना पड़ता है। तो अक्सर इसी तरह के अफराद जो जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो जब दूसरे अफराद उनको मशवरा देते हैं कि यार ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, तो वो पता है आपको क्या कहते हैं? तो यार जिंदगी एक बार मिलनी है तो इसको खूब जियो। ये कोट सामने कह रहा है कि ये बंदा, ये उस तरह के अफराद, जिंदगी तो सिर्फ एक बार मिलनी है। हकीकत यह है जो कि इस लाइन पे लिखा हुआ है, भाई जिंदगी एक बार नहीं, जिंदगी तो इंसान को रोज मिलती है, हर लम्हा जिंदगी उसके पास है, मौत सिर्फ एक बार मिलती है। तो आपने जो आपका जहन है ना कि जिंदगी एक बार मिलनी है, इसको इंजॉय करो। वो फला बंदा था, उसने सारी जिंदगी जो है शराब नहीं पी या सिगरेट नहीं पिया, ठीक है, तो वो 30 साल की उम्र में या जवान था फिर भी उसकी हलाकत हो गई। तो एक बंदा जो सारी जिंदगी जो है वो 2-2 सिगरेट की डिब्बियां खत्म कर देता है, 3-3, 4-4, 5-5, वो 60 साल का है। तो इस वजह से जनाब उसको बुनियाद बना के तो कि चिल करो, नहीं, ये सोच गलत है, ये कंपैरिजन ही गलत है। जिस बंदे के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या उनकी सबकी हेल्थ कंडीशन सेम है? क्या वो एक तरह की हेल्थ कंडीशन के साथ पले बढ़े हैं? और हर एक की जेनेटिक फॉर्मेशन मुख्तलिफ है। इवन मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरे बाप के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ एक फर्क का। अब फॉर एग्जांपल, अक्सर हम घर में होते हैं तो एक खाना खाने के बाद अगर मेरा पेट खराब हो जाता है तो मैं शिकायत करता हूँ, मेरी मिसेस कहती है यार यही खाना तो मैंने भी खाया। तो मैं कहता हूँ खाना सेम है, लेकिन हम दोनों का निज़ाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी तरह ये जिनकी आप, जब आप कंपैरिजन, कोई आपको मशवरा देता है, ये छोटे खसूसन बड़ों को मशवरा देते हैं कि अब्बू अंकल आप सिगरेट ना पिए, तो अंकल आगे से कहते हैं जो वो फलाना बंदा, तो ये मिसाल सही नहीं है, वो फला बंदा
जिसकी पहले डेथ हो गई है उसकी और वजूहात है, केस स्टडी करें। ऐसा नहीं है, ये गलत अप्रोच है। और दूसरा, ये सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यार ये बर्गर, ये जितना प्रोसेस फूड है, जितना ये फास्ट फूड है, ये सारा जो है हेल्थी फूड नहीं है। बेकरी का जितना सामान है ये हेल्थी नहीं है। इवन मैं स्टडी कर रहा था, ये जो हम घर में कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में मैं स्टडी कर रहा था कि ये तो अब खैर एक पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया की कायम हो गई है ना, इस वजह से इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। कि जितने सीड ऑयल हैं, यानी पौधों से निकाला, उनको स्क्वीज करके एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकाल के हमारे घरों में, हमारी शेल्फों में, हमारे किचन में नजर आता है, ये ऑयल की बुनियाद मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए बनाया गया था। तो आजकल हमारे घरों में ये इस्तेमाल हो रहा है, हमारी बॉडी इन्फ्लेट होती है ये कुकिंग ऑयल खाने से। तो खैर मैं बहस कहीं और ले जाऊंगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए क्यों चैलेंज होता है? क्योंकि हम जो रूटीन में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमारी जिंदगी का जो कुछ हम कर रहे होते हैं, उसका ऑलमोस्ट 75% टू 90% हम हम हैबिचुअल जो हमारी आदत। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अगर किसी एक जगह, एक लोकेशन में जाना है, यहाँ मैं लाहौर रहता हूँ, मैंने लाहौर के एक किसी ऐसी गली में जाना है जहां मैं कभी भी नहीं गया, तो चूंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरा माइंड, मेरे तमाम सेंसेस जो है बड़े एक्टिव होके फुल फोकस के साथ जा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं एक गली से रोज गुजरता हूं, तो फिर मेरे दिमाग का चंद 1% ही उस पर इस्तेमाल होगा। बाकी जो रूटीन में मैं काम कर रहा हूं, इवन मैं जब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं तो ये भी देख रहा हूँ ये गली के में मौजूद जो घर हैं, उनके गेट के कलर क्या हैं, किसी के यहाँ पौधा लगा है, अच्छा फिर गेट पे नाम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, गली में लगे बैनर्स, हर चीज को मैं नोटिस करूंगा। जबकि अगर मैं उस गली में रोज गुजरता हूँ, तो ये सारी चीजें, तो हम जो रूटीन में अपने काम कर रहे होते हैं, वो मोर देन 90%, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जो हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं, उसकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, हम हैबिचुअल कर रहे होते हैं। तो जो बंदा जिसको सिगरेट पीने की आदत होती है, जो बंदा जिसको फूड एडिक्शन है, उसको डॉक्टर्स ने मना किया आपने नहीं खाना, ये आपके लिए जहर है, इसके बावजूद खाता है। एक तो रिवॉर्ड सिस्टम है, दूसरा आदत हो जाती है। एक बंदे को पता है यार मैंने मतलब उसको सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी आदत। बाज औकात हम आदतन कर रहे होते हैं, तो आदत को चेंज करना इज हाईली टफ, हाईली चैलेंजिंग। ठीक है, ये थी अगेन फूड फॉर थॉट। इस बार इस ये जो मैंने गुफ्तगू की है, इसको आप अपनी जिंदगियों के साथ कंपेयर करें, अपनी जिंदगियों के साथ जायजा लें कि यार इसका मेरी ज़ात या मेरे साथ जो वाबस्ता लोग हैं, उनके साथ कितना ताल्लुक है। तो आपको जितना सोचेंगे उतना आपकी विजडम में इजाफा होगा, उतनी आपकी सोच फिक्र में इजाफा होगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।